नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। रियो डी जेनेरो में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। भारतवंशियों में दिखा गजब का उत्साह। अमित शाह ने गुजरात के आणंद में अमूल और एनडीडीबी के विभिन्न कार्यों का किया लोकार्पण। देश के आर्थिक विकास में सहकारी समितियों के योगदान को सराहा। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में 1400 कर्मियों को प्रदान किए गए स्थायी नियुक्ति पत्र। जेपी नड्डा और सीएम रेखा गुप्ता ने बाकी रिक्तियों पर भी जल्द ही नियुक्ति का दिया आश्वासन। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का तांडव। बादल फटने से मंडी जिले में तबाही। कई पुल सैलाब में बहे। खड़ी फसलें और बाग बगीचे भी पानी में समाये। और बर्मिंघम टेस्ट के 5वें दिन 608 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने गंवाए 5 विकेट। बारिश के कारण देर से शुरू हुआ 5वें दिन का खेल। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर हैं। पीएम मोदी रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन चुनौतियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राजील के रियो डी जेनेरो के होटल पहुंचे तो वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद भारतवंशियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौजूदगी देखी गई। उन्होंने पीएम मोदी की अगवानी ढोल नगाड़ों के साथ नारों से की। कई लोगों ने पीएम मोदी के साथ संवाद भी किया और उनकी एक झलक पाकर खुशी भी व्यक्त की। गौरतलब है कि ब्राजील में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर कलाकारों ने एक मनमोहक प्रस्तुति पेश की, जिसकी पीएम मोदी ने सराहना की।
और ब्राजील में कुछ युवाओं के एक समूह को देखकर लगा कि भारतीय संस्कृति में यहाँ के लोगों की कितनी दिलचस्पी है। ये समूह भारत के पौराणिक मंत्रों में गहरी रुचि रखता है। संस्कृत और हिंदी ना जानते हुए भी ये युवा अपने ही तरीके से इन पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो आप भी देखिए ये युवा पूरे श्रद्धा भाव से किस तरह गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ब्राज़ील में भारत कैसा है और किस तरह से ब्राज़ील के लोग भारत की परंपराओं को, भारत की संस्कृति को और यहाँ तक कि भारत के जो पौराणिक मंत्र हैं उसको अपना रहे हैं अपनी शांति के लिए, एक नए तरीके के जीवन को समझने के लिए और सीखने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि ब्राज़ील और भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से सीख रहे हैं और यहाँ वे गाने जा रहे हैं गायत्री मंत्र हमारे सामने। तो ये लोग गायत्री मंत्र जानते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और गायत्री मंत्र को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें हिंदी नहीं आती, संस्कृत भी ये नहीं जानते, लेकिन गायत्री मंत्र के अंदर की जो भावना है वो समझते हैं। और इसके बारे में बताएंगे हमारे साथी कि कैसे इन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ना सीखा, कैसे ये गायत्री मंत्र जानते हैं। गायत्री मंत्र के अलावा काफ़ी सारे मंत्र हैं। वो मुझे ये आश्चर्य होता है कि इनको शायद मीनिंग भी पता नहीं है, बस जिस तरह से गाते हैं ना तो लगता है जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल फील करके गाते हैं। How do you learn to practice it? Oh, it was through yoga classes. And the first time that I already chanted at home, but the first time that I chanted in front of other people was in a kirtan. So I had this practice for many years, joining kirtan movements in my cities, and also my daily practice, which is singing mantras every day. How did you come in contact with kirtan group? Brazilian people that went to India received the teachings and brought it for us. That was my first contact, and I'm very happy for it because it was how the culture came to me, and I was touched by it. ब्राज़ील के कुछ लोग भारत में गए थे और जब वे भारत से लौटकर ब्राज़ील आए तो भारत की संस्कृति को भी लेकर यहाँ आए और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने कीर्तन ग्रुप बनाया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ बायलैटरल मीटिंग के लिए, उस समय ये लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और अपनी संस्कृति से प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ रियो द जेनेरियो से मैं अखिलेश सुमन। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद स्थित अमूल डेयरी में आयोजित एक कार्यक्रम में सहकारिता से जुड़े लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य शीर्षक सहकारिता से समृद्धि रखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। देश की 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें हर रोज परिश्रम करके दूध के उत्पादन में सहयोग करती हैं। इन बहनों का 80,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ रुपए की आएगी और इसका मुनाफा 56 लाख बहनों के खातों में जाएगा। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। अमूल की भूमि पर खड़ा रहकर मैं बोल रहा हूं, 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। अगली खबर, नई दिल्ली में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति में यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत आज जब एक समावेशी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में सहकारिता क्षेत्र को भी अपनी भूमिका का विस्तार करते हुए नए नए क्षेत्रों में सक्रियता से भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। कार्यक्रम में सहकारिता आंदोलन से जुड़े उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित किया गया और समाज में सहयोग की भावना को मजबूत करने पर बल दिया गया। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, जिसका विषय है सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। यह वैश्विक पहल सहकारिताओं की भूमिका को उजागर करती है, जो आर्थिक लचीलापन बढ़ाने, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और सतत विकास को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, उसने दुनिया में अधिकतर देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यही वजह है कि आज ऐसे काफी देश हैं जो भारत में निवेश करने के लिए तैयार हैं। भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% रही, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में देश की विकास दर इसी आंकड़े के आसपास रहने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की विकास दर इस साल 6.3% और अगले साल 6.4% की दर से बढ़ सकती है, जबकि भारतीय उद्योग परिसंघ का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में देश की विकास दर 6.4 से लेकर 6.7% के बीच रह सकती है। अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन के कारण देश के निर्यात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 825 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 6% अधिक है। इससे पहले वित्त वर्ष 2013-14 में देश का निर्यात केवल 466 बिलियन डॉलर था, जो बीते एक दशक में देश के निर्यात में निरंतर प्रगति को दिखाता है। एक तरफ देश तेजी से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, वहीं महंगाई दर भी न्यूनतम स्तरों पर बनी हुई है। मई 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.82% पर रही थी, जो कि फरवरी 2019 के बाद खुदरा महंगाई का सबसे निचला स्तर है। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन के कारण पूंजीगत बाजारों पर भी निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की संख्या दिसंबर 2024 तक बढ़कर 13.2 करोड़ हो गई है, जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 4.9 करोड़ पर था। यह बढ़ोतरी इक्विटी बाजारों में बढ़ती सार्वजनिक रुचि और देश की दीर्घकालिक क्षमता में विश्वास को दर्शाती है। अभी जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश माना जा रहा है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जहां वैश्विक परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं, दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में जो है वो युद्ध की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, उसके बावजूद भी भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जो है वो वित्त वर्ष 2025-26 में लगाया गया है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि सेवा क्षेत्र तो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ ही रहा है। कृषि क्षेत्र की स्थिति काफ़ी अच्छी रही है और उसकी वजह है कि मानसून जो है वो काफ़ी बेहतर रहा है पिछले कुछ सालों से। उसका असर जो है वो अनाज की पैदावार पर भी पड़ा है और इसके साथ साथ जो कृषि की सहायक गतिविधियां होती हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा विकास हमें देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद।
आगे की बड़ी खबरों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में आयुष्मान भारत पंजीकरण वैन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 2021 से फरवरी 2025 के बीच दिल्ली को 1700 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब जन कल्याण के लिए इस फंड के खर्च की जिम्मेदारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी के कंधों पर आ गई है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 1700 करोड़ 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना। और नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1400 कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग में स्थायी नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सहित बड़ी संख्या में नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पिछली आप सरकार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों का नतीजा था कि लंबे समय से दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई थी। दिल्ली के अस्पतालों का बुरा हाल था। हमने अपने छोटे से कार्यकाल में बड़े फैसले लिए हैं। बाकी वैकेंसी पर भी जल्दी ही नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली की जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। दिल्ली सरकार के इतिहास में परमानेंट नर्सिंग स्टाफ के अपॉइंटमेंट लेटर सरकार के द्वारा बांटे गए हैं। वर्षों से स्टाफ की कमी के कारण दिल्ली के अस्पताल बेतरतीब चल रहे हैं। ना डॉक्टर, ना नर्सिस, ना पैरामेडिकल स्टाफ। आज सरकार ने इन वैकेंसीज की भर्ती के लिए जिस तरीके से इतने छोटे अपने कार्यकाल में बड़ा प्रयास किया और लगभग 1400 नर्सिस को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। इसके साथ ही बाकी की वैकेंसीज पे भी सरकार जोरों से काम कर रही है। अगली खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के गंजबासौदा पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और 31 करोड़ रुपए के नवनिर्माण कार्य की समीक्षा भी की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रेन में सफर किया और ट्रेन में सहयात्रियों के साथ बातचीत भी की। बात हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक मार की, जहां बादल फटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंडी जिले के पधर उपमंडल की चौहार घाटी में बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने से तेज सैलाब आ गया। सैलाब की वजह से गांव के पास बना एक वाहन योग्य पुल और 3 पैदल पुल पानी में बह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाले के किनारे बसे ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन, खड़ी फसलें और बाग बगीचे भी पानी और मलबे में समा गए। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। पिछले 2 हफ्तों में कई जिलों में बादल फटने और बाढ़ ने तबाही जैसी स्थिति बना दी है और इस दौरान मंडी से भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि केंद्र सरकार ने सेना भेजकर तत्काल राहत अभियान चलाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर हमने प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार हिमाचल को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। देखिए, हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने इमीडिएटली, चाहे वो कितने आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन किए हों, आपने देखा है कितनी भारी तादाद में जो है यहाँ पे आज भी हम लोग करसोग से लेके इस एरिया से लेकर हर तरीके से जो है राशन हो गया या कंबल हो, इस तरह की चीज़ें आवंटित करना, तो रिलीफ फंड दिया जाएगा। एमपी का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि सेंटर से जो है वो फंड लाना और सेंटर तक अपनी बात पहुंचाना।
तो वो काम जो है वो मैं पूरी सक्षमता से करूँगी, और चाहे वो होम मिनिस्टर जी तक इस बात का पूरी इस त्रासदी का वो देना या प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाना, और मुझे पूरी इस बात का विश्वास है कि वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हिमाचल को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। और उधर पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में आज सुबह NH-29 के पिफेमा फेरीमा इलाके में एक बार फिर से भूस्खलन की घटना हुई, जिससे दीमापुर कोहिमा के बीच यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। हालांकि इस भूस्खलन में कोई जान हानि नहीं हुई है, लेकिन सड़क पर भारी मलबा जमा हो जाने के कारण सीमित यातायात की अनुमति दी जा रही है। स्थानीय प्रशासन की ओर से राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। एक अधिकारी के मुताबिक सड़क बहाली का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण अब भी भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री मार्ग पर स्थित आपदा प्रभावित सिलाई बैंड और ओजरी बैंड क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक और ब्रेक का। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे की खबरों में, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 124वीं जयंती है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रहित में किए गए योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय श्री मुखर्जी सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि एक दूरदृष्टि वाले राष्ट्रनायक थे। उनका जीवन राष्ट्र प्रेम, आत्म बलिदान और सेवा भावना की प्रेरणा देता है। वेटिकन सिटी में रविवार को हुई पारंपरिक साप्ताहिक प्रार्थना के दौरान पोप लियो ने अमेरिका के टेक्सास में आई भयावह बाढ़ के पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। अधिकारियों के अनुसार शनिवार तक इस आपदा में कम से कम 43 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। बाढ़ प्रभावितों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान अब भी जारी है, जबकि कई पर्यटक और स्थानीय लोग लापता बताए जा रहे हैं। पोप ने अपने संबोधन में हादसे में प्रभावित सभी परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। बाढ़ के समय 100 साल पुराने ईसाई बालिका शिविर में मौजूद कई लड़कियां भी लापता बताई जा रही हैं। पोप ने प्रभावित हुई लड़कियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की। और अब खबर खेल के मैदान से। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 608 रनों का लक्ष्य रखा है। आज मैच के 5वें और आखिरी दिन का खेल बारिश के कारण देर से शुरू हुआ। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर 111 रन बना लिए हैं। आज इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 72 रन से आगे खेलना शुरू किया। ओली पोप को आउट कर आकाशदीप ने भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई। हैरी ब्रूक भी 23 रन बनाकर आकाशदीप का ही शिकार बने। सीरीज का पहला टेस्ट जीतने के बाद इंग्लैंड की टीम सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।